हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो गेट 2023 के लिए हम लोग सीटीक्यू सीरीज में हैं और आज की सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट एनालिसिस कर लेने के बाद भी इन टॉपिक में डाउट रहता है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किस तरीके से हम लोगों को चूज करना है, या फिर फ्लक्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन को किस तरीके से एडजस्ट करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और वो गेट के न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक कर देते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होने की वजह से। तो उन्हीं अंडरस्टैंडिंग पे आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, उन्हीं डाउट्स के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द 400 by 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू अ 25 हर्ट्ज द सप्लाई वोल्टेज शुड बी। क्या आपसे सप्लाई वोल्टेज के बारे में क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है कि कितना सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग थी 400 डिवाइडेड बाई 230 वोल्ट। 230 वोल्ट ये आपकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है। सिंगल फेज 50 हर्ट्ज का ये ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। इज टू बी कनेक्टेड टू अ 25 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, अब इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया 25 हर्ट्ज से, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से रेड्यूस करके अब 25 हर्ट्ज पे इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑपरेट करा रहे हैं। 25 हर्ट्ज पे ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करा रहे हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी वोल्टेज कितना होना चाहिए, कि सप्लाइड वोल्टेज कितना होना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को कमेंट्स प्रोवाइड करना है। तो बताइए क्या होना चाहिए, बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि द सप्लाई वोल्टेज शुड बी। तो सप्लाई वोल्टेज, और यहां पे मेंशन है द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ, मतलब ये 400 वोल्ट हाई वोल्टेज साइड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, लो वोल्टेज साइड का मैग्नीट्यूड 230 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग के वोल्टेज को फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि इटसेल्फ इन द क्वेश्चन आपके मेंशन है कि लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज हम लोगों को कंसीडर करना है। तो लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज अगर हम लोग इस रेटिंग में देखें तो लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है। इनिशियली वोल्टेज कितना था, 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसीज को 25 हर्ट्ज पे रिड्यूस कर दे रहे हैं, मतलब कि 2 टाइम्स रिडक्शन कर दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज रिड्यूस होकर 25 हर्ट्ज जब हो जा रहा है, तो सप्लाइड वोल्टेज क्या होना चाहिए मशीन का, शुड बी वोल्टेज क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और बीएच कर्व के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोगों को मालूम है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन, फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और ये फ्रीक्वेंसी के रेशियोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस करेगा, ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। अब हम लोग बीएच कर्व के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है सारी की सारी मशीन नॉन लीनियर मशीन्स हैं। ये सारी की सारी मशीन्स नॉन लीनियर मशीन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एज अ कोर कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, आयरन रिलेटेड स्टफ यूज करते हैं, और जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि ये नॉन लीनियर नेचर के होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक ये बीएच कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं वो नॉन लीनियर नेचर का होता है। कि अगर हम लोग बीएच कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, फ्लक्स डेंसिटी एंड इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट करें, तो ये ग्राफ अगर हम लोग इंटेंसिटी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज करिए किसी भी कंडक्टर में या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर किसी भी मटेरियल में अगर आप करंट का इंजेक्शन कर रहे हैं तो ऑपरेटेड फ्लक्स सेटअप होना चालू हो जाता है। आप लोगों को पता है एज पर दी ओरिएंटेड रूल कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का इंजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल अराउंड द कंडक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये सपोज करिए ये करंट की एक्सिस है और ये फ्लक्स की एक्सिस है। बीएच कर्व के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो किसी भी कंडक्टर में या फिर मटेरियल में आपने करंट का इंजेक्शन चालू किया तो ऑपरेटेड फ्लक्स सेटअप होना चालू हुई, सेटअप होना चालू हुई। इस तरीके से ये कर्व लीनियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यही कर्व कंटिन्यू अगर रहे, जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तो ये लीनियर कर्व का एग्जांपल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये लीनियर रहता तो इस तरीके से देखने के लिए मिलता, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर मैग्नेटिक मटेरियल्स,
नॉन लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से ये जो कर्व है वो अब इस स्ट्रेट लाइन से टिल्ट होता चला जाएगा और इस तरीके से सैचुरेशन में पहुंचता चला जाएगा। कभी भी आप लोग परफेक्ट सैचुरेशन कभी नहीं शो करिएगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स का इंक्रीमेंट ऑलवेज होता रहता है। इस तरीके से कर्व हम लोग देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि सपोज करिए किसी भी कंडक्टर में करंट का इतना इंजेक्शन हम लोगों ने किया तो इतना फ्लक्स का सेटअप हुआ, इतना इंक्रीमेंट किया तो इतना फ्लक्स सेटअप हुआ, इतना इंक्रीमेंट किया तो इतना फ्लक्स सेटअप हुआ। यहां से यहां तक हम लोगों को लीनियर कर्व देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें कि करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं और करंट इंजेक्शन कर रहे हैं कंडक्टर में, लेकिन अब जो फ्लक्स का सेटअप हो रहा है वो कम हो रहा है, isn't it? अब सैचुरेशन में ये चलता चला जा रहा है। मतलब कि करंट का इंक्रीमेंट और कर दीजिए कंडक्टर में, तब भी फ्लक्स क्या हो रही है, अब कांस्टेंट होती हुई देखने के लिए मिल रही है। फ्लक्स में इंक्रीमेंट नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन। ऑलरेडी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मेंटेन है, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब अगर हम लोग इस कर्व के बारे में बात करें, जस्ट अ सेकंड मैं इरेज करता हूं और फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। अब ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द मशीन कहां पे होनी चाहिए, लीनियर रीजन में होना चाहिए या फिर नॉन लीनियर रीजन में होना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रीवियस सीटीक्यूज में भी हम लोगों ने बात किया हुआ है, जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हुई होगी इस टॉपिक के बारे में। तो सपोज करिए ये एक लीनियर कर्व आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि आइडियली होना चाहिए, और ये आपकी मशीन की ओरिजिनल कर्व देखने के लिए मिल रहा है जो कि नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सैचुरेटेड कर्व देखने के लिए मिल रहा है, isn't it? चलिए दूसरे कलर के पेन से मैं अगर ड्रॉ करूं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। यहां से यहां तक तो लीनियर था, देन आफ्टर लीनियर से टिल्ट होना चालू हो गया और ये सैचुरेशन में पहुंचना चालू कर दे रहा है। तो हम लोगों ने पॉइंट्स के बारे में बात किया हुआ था कि हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द मशीन कहां पे होनी चाहिए। अगर हम लोग अपनी मशीन को इस रीजन में डिजाइन करें, अगर इस रीजन में डिजाइन करें कि आइडियली हम लोग जो है अपनी मशीन्स को अगर इस रीजन में डिजाइन करते हैं तो क्या रेप्लिकेशंस यहां पे देखने के लिए मिलेंगे कि यहां पे अगर हम लोग डिजाइन करें तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम मल्टीप्लाइड विथ एसी होता है। आप लोगों को सभी को पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर होता है। अब अगर हम लोग यहां पे मशीन्स को अपने डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि यहां पे देखिए फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये वाली वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम है। जब फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम है तो ऑपरेटेड फ्लक्स को आप मेंटेन करने के लिए कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्रिएट करने के लिए कि ये देखिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर फ्लक्स डेंसिटी मशीन में कम है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स भी रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स मशीन में क्रिएट करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, उतना ही इंक्रीमेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कर दीजिए तो ऑपरेटेड फ्लक्स ऑफ द मशीन कांस्टेंट मेंटेन की जा सकती है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स मशीन में प्रोड्यूस करने के लिए अगर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस कर दिया आपने तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग अपनी मशीन को डिजाइन करते हैं तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर ज्यादा लगेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को ज्यादा लगेंगी, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज हो जाएगा। करोड़्स ऑफ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Our machines are not small toys. We are talking about the machine which are able to handle huge amount of power. Bulk handling power capacity के machines के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपके कोर का जो वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब करोड़ ऑफ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ आप गेम कर दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है फ्लक्स डेंसिटी को एज नियर टू दिस पॉइंट, नी पॉइंट के आसपास हम लोग रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अपने मशीन्स को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो, मतलब लीनियर रीजन में अगर डिजाइन करें तो फ्लक्स डेंसिटी कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा लगेगा, अपनी मशीन जो होगी वो कॉस्टली मशीन बनती चली जाएगी, कॉस्टली मशीन होगी। और एक बार मशीन आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सपोज करिए कॉस्टली मशीन आपने स्टैब्लिश कर दिया कि एक पावर ट्रांसफार्मर आपको कंस्ट्रक्ट करना था, आपने सब स्टेशन में इंस्टॉल कर दिया। अब वो पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल तो हो गया है, लॉट्स ऑफ कॉस्ट वहां पे लगा है, इकोनॉमी लगी है आपकी, तो अब उसको आप किससे
वसूल करेंगे, अपने कंज्यूमर से ही करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो करते हैं आपके कंज्यूमर्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, उन्हीं से आप वसूल करेंगे। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑपरेटिंग इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी ऑफ द मशीन बहुत ज्यादा मैटर करती है, कॉस्ट ऑफ द मशीन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कॉस्ट को हम लोग ऑप्टिमम रखने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा कॉस्टली अगर मशीन कंस्ट्रक्ट कर दें हम लोग, या फिर सीलिंग फैन आपको कंस्ट्रक्ट करना है, लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ सीलिंग फैन, कि आपको सीलिंग फैन एक कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपने सपोज करिए कि 1 लाख रुपीस का एक सीलिंग फैन डिजाइन किया। अब वहां पे मार्केट में अगर आप सेल करने जाते हैं तो जो कंज्यूमर्स होंगे आपके 1 लाख रुपीस के सीलिंग फैन लेंगे क्या? उनके पास मार्केट में अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, लेस कॉस्टली मशीन्स उनके पास अवेलेबल है मार्केट में, तो वही सीलिंग फैन वो लेके जाएंगे ना। तो मशीन जो होनी चाहिए कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ना कि कॉस्टली होनी चाहिए, जिससे हम लोग प्रॉपर ऑपरेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो मशीन को इकोनॉमिकल ऑप्टिमम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब सपोज करिए हम लोग अपनी मशीन को एरिया, अगर हम लोग इस पॉइंट पे इंक्रीज होते चले जाएं तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस होता चला जाएगा, मशीन का कॉस्ट रेड्यूस होता चला जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता होगा, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आप अपनी मशीन को अगर इस पॉइंट पे डिजाइन करते हैं, इस पॉइंट पे अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहां पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम देखने के लिए मिल रही है, यहां पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम देखने के लिए मिल रही है। देखिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है। और जब फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या हो जा रही है, वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट रेड्यूस हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट रेड्यूस हो जाएगा मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन रेड्यूस हो जाएगा, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द मशीन रेड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसका रेप्लिकेशंस क्या देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए नॉन लीनियर रीजन में डिजाइंड है, सैचुरेटेड रीजन में ये मशीन डिजाइंड है, जिसमें जो हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा वो अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा। उन हार्मोनिक्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कि सपोज करिए आप एक इंडक्शन मशीन या फिर अपना घर का सीलिंग फैन ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, तो सीलिंग फैन में अगर नॉन लीनियरिटी ज्यादा प्रेजेंटेड है, हार्मोनिक ज्यादा प्रेजेंटेड है, तो वो स्मूथ ऑपरेशन आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, जर्क के साथ रोटेशन होगा। आपका रिक्वायरमेंट है क्या, जर्क के साथ मशीन में रोटेशन हो, आप चाहते हैं कि स्मूथ रोटेशन मशीन में देखने के लिए मिले, तभी आपका सीलिंग फैन से प्रॉपर ऑपरेशन आप ले सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहां पे हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा मशीन में, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द मशीन रेड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे रेड्यूस हो जा रहा है। इस पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस हो जा रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन रेड्यूस हो जा रही है डेफिनेटली। लेकिन हार्मोनिक्स जो होंगे, यहां पे हार्मोनिक्स जो होंगे वो अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स होंगे, अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन होगा। इन हार्मोनिक्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मशीन्स जो हैं सैचुरेटेड रीजन में कभी भी डिजाइन नहीं की जाती हैं। तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग मशीन्स को डिजाइन करें जहां पे मशीन का इकोनॉमी भी ऑप्टिमम रहे और मशीन का परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमम रहे, कि जो मशीन के से आपका रिक्वायरमेंट है, आप किस लिए मशीन इंस्टॉल किए हुए हैं, उससे कुछ आउटपुट लेने के लिए ना, तो प्रॉपर आउटपुट ले सकें, ऑप्टिमम आउटपुट ले सकें, उस पर्टिकुलर रीजन पे हम लोग मशीन को डिजाइन करते हैं। तो सपोज करिए नी पॉइंट के आसपास हम लोग मशीन को डिजाइन करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मशीन को डिजाइन करते हैं। तो ये हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन कर लिया और यहाँ पे इतना करंट का इंजेक्शन कर रहे हैं, तो जो कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे मशीन ऑपरेट करेगी। अब किसी भी कॉस्ट में ये वाली जो पॉइंट है फ्लक्स डेंसिटी की, वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विद। ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, जो कि क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है या फिर कुछ आइडिया मिल रहा है फ्लक्स डेंसिटी का, जो आगे आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर इवेल्युएशन से मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, लेट्स राइट डाउन द पॉइंट हियर, नोट पॉइंट हियर, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विद। कि किसी भी कॉस्ट में हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन के साथ गेमिंग नहीं करेंगे। कि आप सपोज करते हैं कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे आपने की मशीन कंस्ट्रक्टेड है, अब आपको बिकॉज ऑफ द ओवरथिंकिंग आपने फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करने की कोशिश की, तो ये अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। यहां पे भी क्या है, ये नॉन लीनियर रीजन में है, लीनियर रीजन में नहीं है। लेकिन नॉन लीनियर रीजन में होते हुए भी जो हार्मोनिक्स का नॉन लीनियरिटी जो होंगी वो कंट्रोलेबल है, यहाँ पे ऑप्टिमम है, कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन इससे एक भी इंच आप ऊपर बढ़ते हैं,
सैचुरेशन रीजन में आप पहुंच जाएंगे जहां पे मशीन जो होंगी वो अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स का प्रोडक्शन करेंगी, वहां पे सिग्निफिकेंट ऑपरेशन मशीन से नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नी पॉइंट के आसपास मशीन को डिजाइन करते हैं, इजंट इट? तो चलिए अब ये अंडरस्टैंडिंग थी हमारी इस क्वेश्चन की। अब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपने पॉइंट लिखा होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपने मेंटेन की। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो अब इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी ही था, अंडरस्टैंडिंग में आपको समय लगा, लेकिन हाँ एक बार लर्न करने के बाद हम लोग चीजों को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ रिटेन्ड रहेंगी और कभी भी इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और इन कॉन्सेप्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करके एक इंटरलिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो द लो वोल्टेज साइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 400 वोल्ट बाई 230 वोल्ट की रेटेड कैपेसिटी की मशीन है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की मशीन है ना, 50 हर्ट्ज कैपेसिटी का मशीन है। तो सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड पे कंसिडरेशन हम लोगों को करना है कि इनिशियली वोल्टेज क्या था 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी क्या थी 50 हर्ट्ज, इज टू बी कनेक्टेड टू अ 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेड्यूस होकर अब जब 25 हर्ट्ज पे रेड्यूस हो जा रही है तो आपकी वोल्टेज, ऑपरेटेड वोल्टेज क्या होना चाहिए, शुड बी वोल्टेज क्या होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोगों को मिनिमम कॉमन सेंस है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन जो होती है V बाई एफ के रेशियो के बराबर होती है। तो एट एनी कॉस्ट फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ। तो ये 50 हर्ट्ज से जब 25 हर्ट्ज पे रिडक्शन देखने के लिए मिला, मतलब फ्रीक्वेंसीज में क्या देखने के लिए मिल रहा है, 2 टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, 2 टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आपका वोल्टेज क्या होना चाहिए, तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन हम लोग किसी भी कॉस्ट पे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में अलाउंस गिवन है कि हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके का कोई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्लाइटली आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं कि स्लाइटली अगर इस पॉइंट को डिक्रीज कर दीजिए, लीनियर रीजन में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन उस कॉस्ट को हम लोग बियर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मशीन्स में अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिससे मशीन का परफॉर्मेंस बिगड़ जाए। इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, स्लाइटली रिडक्शन किया जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाया जा सकता है। तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑलवेज मेंटेन कांस्टेंट रखने की। तो फ्लक्स डेंसिटी अगर आप कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज में 2 टाइम्स रिडक्शन हो रहा है, तो वोल्टेज में कितना टाइम्स रिडक्शन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कि वोल्टेज में भी 2 टाइम्स आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी V बाई एफ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है, मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन कांस्टेंट की जा सकती है। तो इनिशियली लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या था, 230 वोल्ट था। जब ये 50 हर्ट्ज से रेड्यूस होकर 25 हर्ट्ज पे पहुंचा, मतलब 2 टाइम्स रिडक्शन हुआ, इसमें 2 टाइम्स इसमें रिडक्शन हुआ, तो ये 230 वोल्ट से रिड्यूस होके कितने पे पहुंचना चाहिए, 2 टाइम्स इसमें भी रिडक्शन होगा तो 115 वोल्ट पे ये पहुंचेगा, 2 टाइम्स इसमें भी रिडक्शन होगा। तो शुड बी वोल्टेज क्या होना चाहिए, 115 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने मेंटेन की, डिटेल्ड आइडिया के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ये वाला जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन से, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से सेलेक्ट किया हुआ है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सके और इंटरलिंकिंग पावर जो है आपका इंप्रूव किया जा सके। अभी हम लोगों ने बात किया फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ। लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपकी व्हाट डू वी से, आपके क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पिकअप करना है, इजंट इट? वहां पे आप फाइट नहीं कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर में हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हुए
जब किसी इंटरव्यूज में बैठते हैं हम लोग, तो इंटरव्यूअर के सामने हम लोग फाइट कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है उस क्वेश्चन पे, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, आपका इंटरव्यूअर किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरीके से इंटरव्यूअर के सामने हम लोग फाइट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उन 4 ऑप्शंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 4 kVA 230 by 115 वोल्ट 400 हर्ट्ज, तो रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर मैं लिखता हूं यहां पे 4 kVA 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 115 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ओरिजिनली डिजाइन टू यूज इन एयरक्राफ्ट, की एयरक्राफ्ट में यूज करने के लिए डिजाइन थी, इज अवेलेबल इन द लैबोरेटरी। अब इसको लैबोरेटरी में टेस्टिंग पर्पस वगैरह के लिए हम लोगों ने लाया हुआ है। फॉर ऑब्टेनिंग 115 वोल्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड 230 वोल्ट, की 230 वोल्ट से हम लोग 115 वोल्ट, अभी भी हम लोगों को लैबोरेटरी में ये वोल्टेज लेवल्स अवेलेबल है, हम लोग इजीली इसी वोल्टेज लेवल पे ऑपरेट करा रहे हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी आप यहां पे लैबोरेटरी की देखिए 50 हर्ट्ज लैबोरेटरी की फ्रीक्वेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। इनिशियली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज थी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या देखने के लिए मिल रही है लैबोरेटरी में? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, मतलब फ्रीक्वेंसीज में रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। एंड वोल्टेज लेवल्स आर सेम, कि सेम आपको 230 वोल्ट वोल्टेज लेवल अभी भी लैबोरेटरी में सेम ही है, कांस्टेंट वोल्टेजेस हैं। 50 हर्ट्ज में इफ ओवरलोडिंग ऑफ द डिवाइस इज नॉट परमिटेड, तो लेट्स राइट डाउन द की पॉइंट्स हियर। ओवरलोडिंग नॉट परमिटेड, overloading not permitted of the device not permitted, then the net kVA output of the transformer in the lab cannot exceed, कि net kVA output हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि उससे ज्यादा kVA आउटपुट हम लोग मशीन से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नेट kVA आउटपुट, kVA की क्या वैल्यू होती है? kVA इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट होता है। तो यहां पे देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 230 वोल्ट थी, 115 वोल्ट थी, यहां पे भी सेकंड केस में भी सेम ही वोल्टेज लेवल देखने के लिए मिल रहा है, वोल्टेजेस में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू आपकी कांस्टेंट बनी हुई है, वोल्टेजेस में कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओवरलोडिंग ऑफ द डिवाइस नॉट परमिटेड, मतलब करंट की वैल्यू भी एक्सीड नहीं कर रही है, जो प्रीवियसली करंट की वैल्यू थी उतनी ही करंट की वैल्यू हम लोगों को यहां पे भी मेंटेन करना है। ओवरलोडिंग नॉट परमिटेड का ये सिग्निफिकेंस हुआ। तो वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। करंट की वैल्यू, ओवरलोडिंग ऑफ द डिवाइस नॉट परमिटेड, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, वोल्टेज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, मतलब केवीए कैपेसिटी कांस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इनिशियली मशीन की रेटिंग थी 4 केवीए, तो अभी भी मशीन की रेटिंग 4 केवीए ही रहेगी, केवीए कैपेसिटी में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी हम लोगों को करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब इससे अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को क्या मिल रही है, इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रही है कि अगर फ्लक्स डेंसिटी के बारे में इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें, विच इज इक्वल टू V बाई एफ, तो फ्रीक्वेंसीज में 400 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक में रिडक्शन हो गया, मतलब 8 टाइम्स फ्रीक्वेंसीज में रिडक्शन हो गया, फ्रीक्वेंसीज में 8 टाइम रिडक्शन हो गया, 8 टाइम्स फ्रीक्वेंसी आपकी रिड्यूस कर गई। वोल्टेज में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? वोल्टेज आपका कांस्टेंट बना हुआ है, वोल्टेजेस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के कांस्टेंट बने हुए हैं, वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है। फ्रीक्वेंसीज में जब रिडक्शन हो रहा है, मतलब वोल्टेज भी 8 टाइम्स रिड्यूस होता, तब तो V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहता, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन की जा सकती थी। और हमारा मिनिमम कॉमन सेंस मशीन में यही कहता है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विद। लेकिन यहां पे क्वेश्चन के में हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं गिवन है कि फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कांस्टेंट रख पाए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू भी स्पेसिफाइड है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी स्पेसिफाइड है। जब वोल्टेज भी स्पेसिफाइड है, फ्रीक्वेंसी भी स्पेसिफाइड है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स डेंसिटी आप लोगों को नोन है ना यहाँ पे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी गिवन रहती है, आपको करने के लिए एलिजिबल रहते हैं आप, तो आप डेफिनेटली इस मिनिमम कॉमन सेंस के साथ जाते कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विद। लेकिन यहां पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? वोल्टेजेस की वैल्यू कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी 8 टाइम रिड्यूस हो गई, फ्रीक्वेंसी 8 टाइम रिड्यूस हो गई, मतलब यहां पे क्या हो रहा है? फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन 8 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप इंटरव्यूअर के सामने रहते तो आप डेफिनेटली फाइट कर सकते थे कि ये बिल्कुल भी मशीन्स में अलाउड नहीं है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इंक्रीज नहीं की जा सकती है,
लेकिन आप इंटरव्यूअर के सामने नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं जिसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है और मार्क्स ऑब्टेन करना है, वहां पे आप फाइट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहां पे क्वेश्चन में फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं गिवन है कि फ्लक्स डेंसिटी 8 टाइम्स फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट मेंटेन की जा सके। तो यहां पे फ्लक्स डेंसिटी में 8 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अ थेरेटिकल प्रॉब्लम। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से या फिर थेरेटिकल आइडिया के हिसाब से एग्जामिनेशन सेट करने वाले ने, पेपर सेट करने वाले में ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है कि ये 8 टाइम्स रेड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी 8 टाइम इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती, यहां पे वोल्टेजेस भी स्पेसिफाइड है, फ्रीक्वेंसीज भी स्पेसिफाइड है, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करते अवर मिनिमम मशीन सेंस के अकॉर्डिंग। कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखिए कि वोल्टेज की वैल्यू स्पेसिफाइड थी, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आपकी स्पेसिफाइड थी कि 2 टाइम्स इसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला, तो वोल्टेज की वैल्यू शुड भी वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू में आपको फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वोल्टेज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वोल्टेजेस भी गिवन है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, कितना रिडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेट देम इंक्रीज, यू नो। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की। तो आपका मिनिमम मशीन सेंस यही होना चाहिए कि किसी भी कॉस्ट में हम लोग फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन को, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन को इंक्रीज नहीं होने देना है, इजंट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसी तरीके से अपने अनकनेक्टेड डाउट्स को कनेक्ट करते रहेंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सके हम लोग। चलिए यही सेम क्वेश्चन होता तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपके वोल्टेजेस की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होती, अगर आपके वोल्टेजेस की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होते, कि सपोज करिए इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं ओवरलोडिंग ऑफ द डिवाइस इज नॉट परमिटेड, ये सारी चीजें मेंशन होती है आपको, और फ्रीक्वेंसीज में 8 टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिलता, 50 हर्ट्ज तक रेड्यूस हो गई फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेजेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी वोल्टेज क्या होना चाहिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता तो शुड बी वोल्टेज क्या होना चाहिए, 230 वोल्ट के लिए आप दे रहे हैं प्राइमरी साइड के वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी, 400 हर्ट्ज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि आप 50 हर्ट्ज यहां पे फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो आपका वोल्टेज क्या होना चाहिए, तो अब आप मिनिमम मशीन सेंस अपना अप्लाई कर सकते थे कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसीज में जब 8 टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब वोल्टेजेस में भी 8 टाइम्स हम लोग रिडक्शन करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट। मतलब कि यहां पे वोल्टेज शुड भी वोल्टेज होता 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8, ये वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर गिवन होती तो इस तरीके से वोल्टेज रेटिंग आपको मिलता। और अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता ओवरलोडिंग ऑफ द डिवाइस इज स्टिल नॉट परमिटेड, इस क्वेश्चन के लिए भी नॉट परमिटेड होता, तो उस पर्टिकुलर केस में केवीए आउटपुट आपको कैलकुलेट करना रहता। तो केवीए आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट, ओवरलोडिंग ऑफ द डिवाइस नॉट परमिटेड, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू 8 टाइम्स रेड्यूस हो गई, V/8 हो गया, तो 8 टाइम्स केवीए रेड्यूस हो जाता। तो इनिशियल केवीए 4 केवीए था, 8 टाइम्स केवीए में रिडक्शन देखने के लिए मिल जाता। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होता था। तो मुझे आशा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन को किसी भी कॉस्ट पे इंक्रीज नहीं होने देना है। स्लाइटली रिडक्शन किया जा सकता है लेकिन इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, जिससे ऑप्टिमम ऑपरेशन और नॉन लीनियरिटी मशीन्स में या फिर अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स मशीन में प्रोड्यूस ना हो, जो कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मशीन के साथ गेमिंग कर दें, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन के साथ गेमिंग कर दें, वोल्टेज टर्मिनल रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक के साथ गेमिंग कर दें, अदर रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक कभी भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसी पर्टिकुलर आइडिया के साथ हम लोग मशीन के सिलेबस में मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।